वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए अभी का हम लोगों का सेशन जो चलेगा परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान का जो वार्षिक सर्वेक्षण है, एनुअल सर्वे ऑफ करंट अफेयर्स 2021-22, उसी का आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट को देखेंगे, थर्ड पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखें। सारा करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए उपयोगी साबित होगा आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में, खास करके जो 67th देंगे बीपीएससी उसके लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरा मोटो तो आपको पता ही है कि हम वैसे छात्र छात्राओं को मदद करना चाहते हैं जिनके पास समय पर पठन पाठन सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती है, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में कहीं के भी छात्र हों जो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो सभी से आग्रह है मेरा कि सभी मिलकर शेयर करें वीडियो को। आपके जान पहचान में जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, शेयर जरूर करें। कमेंट तो करते नहीं हैं आप लोग, लाइक तो बहुत कम ही आ रही है। कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, उससे मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, क्योंकि समय निकाल के कोई भी आपके लिए कुछ करता है। तो एक लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बतावें वीडियो क्या कमी है नहीं है, तो मुझे भी पता चलेगी क्या खामियां हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को, फोर्थ सेशन जो है। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। ओके, इसे हम लोग देखेंगे। अक्षय ऊर्जा, इसी से क्लियर हो रहा है कि किससे रिलेटेड है। तो नवंबर 2020 में तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन किया गया। अभी तो सभी जगह कोविड-19 चलते वर्चुअली ही आयोजन किया जा रहा है। एक एक लाइन को देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि वीडियो स्किप कर रहे हैं, देख रहे हैं यार ये है, नहीं, आप स्किप ना करें, या तो इससे अच्छा है आप देखें ही नहीं। अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखें, अपने लाइफ के प्रति सजग रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, जो भी देखें उससे कुछ फायदा ही होगा। चलिए, नवंबर 2020 में तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन, जिसकी की क्या हुई थी, वर्चुअल आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। याद रखिएगा, पीएम के द्वारा कुछ भी उद्घाटन किया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से, ठीक है ना। कोई भी पहला कार्य होता है वो भी परीक्षा के ख्याल से इम्पोर्टेंट होता है, या फीमेल से रिलेटेड कोई भी वर्क हुआ है, महिला से रिलेटेड कोई भी वर्क हुआ पहला, जैसे कि भी आपको मैंने बताया था सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी है, पहली महिला अध्यक्ष में सोमा मंडल बनी है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सब पर ध्यान रखें। जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2020 में वैश्विक इसकी क्या की वर्चुअल जो है उद्घाटन इन्होंने ही किया। ये वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का जो है आयोजन किनके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस वर्चुअल सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा, इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 80 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, भाग लिया। अब भारत में अक्षय ऊर्जा लक्ष्य एवं उपलब्धियां क्या है उसे हम लोग देखते हैं। क्या है उपलब्धि और लक्ष्य क्या है। वर्ष 2014 से 2020 तक, कब से कब तक, तो वर्ष 2014 से 2020 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन भारत में 2.5 गुना बढ़ा है। विदित हो कि भारत की कुल ऊर्जा का उत्पादन क्षमता में 36% अक्षय ऊर्जा का हिस्सेदारी है। भारत सरकार द्वारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की 2030 तक लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक की भागीदारी को 36% से 40% करेंगी और 2035 तक इसकी प्रतिशतता बढ़ा के 60% की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े के अनुसार कुल 3,73,436 मेगावाट के राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोत की भागीदारी
89,636 मेगावाट है अक्षय ऊर्जा की। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट एवं 2035 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण किया है। गौरतलब है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अगले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी होंगे, क्योंकि इनमें सौर क्रांति, अक्षय क्या सौर ऊर्जा से जो भी है, सौर क्रांति की जमीन राज्य तथा निजी निवेशकों के जरिए बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विकसित की जा रही है। भारत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से अक्षय ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। हालांकि भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रभावी कदम उठाना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन हाइड्रोजन इकोनॉमिक IPHE के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ओके, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 19 है। 19 सदस्य अभी इसमें हैं। भारत की सौर ऊर्जा रणनीति। भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधन वाला देश है। समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधन वाला देश है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं एवं उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में, आपको पता ही है रीवा में क्या है, मध्य प्रदेश में पड़ता है रीवा, वहां 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना, रीवा सोलर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, एक सौर पार्क जो स्थापित किया गया है जुलाई 2020 में, कहाँ किया गया है, रीवा में। रीवा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। कितना वो उत्पन्न करेगी तो 750 मेगावाट सौर परियोजना। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस पार्क का क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है। ये जो पार्क बना है सोलर पार्क रीवा मध्य प्रदेश में 750 वो देगी एनर्जी। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है इस पार्क का, 1500 हेक्टेयर है। इस पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। याद रखिएगा, रीवा हाँ, तो इस पार्क को जो बनाया है किसने बनाया है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। इसे जरूर याद रखिएगा, इसे बनाने वाला कौन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, ओके, ने विकसित किया है। इसके अतिरिक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी हिस्सा है, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 सम्मेलन में भारत एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से किया गया था। इसका लक्ष्य है 2015 में किया गया था किसका, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसमें कि भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से प्रयास किया गया था, के द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य है 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना। 1000 गीगावाट, फ्रांस और भारत। कब तो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स। अब है भारत में पवन ऊर्जा। वर्तमान में भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक विद्युत उत्पादन के अक्षय ऊर्जा स्रोत के पवन ऊर्जा का प्रतिशत बढ़ा है। 2019 में भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता लगभग 6 लाख मेगावाट थी, जो वर्ष 2018 की तुलना में 8% अधिक है, बढ़ी है। अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, क्या है? वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ता प्रदूषण कई समस्याओं की वजह बन रहा है। आपको ये पता है कि प्रदूषण बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में बेहताशा वृद्धि हो रही है। हिमालय से लेकर अटलांटिक तक बर्फ की पिघलती चादर ने मानव जीवन के समक्ष गंभीरता संकट पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुआं पर्यावरण ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा, ये सब क्या है, अक्षय ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, सौर ऊर्जा, ये क्या है, अक्षय ऊर्जा विकल्पों के रूप में
सामने आ रही है, जिससे हमारे जनजीवन को क्षति नहीं पहुंचेगी, हमारे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचेगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है पिछले 1 वर्ष में भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन जो हुए हैं उस पूरे को देखेंगे। इसलिए वीडियो को मिस न करें, जो आते हैं पूरे देखें, ये नहीं कि स्किप कर करके। बहुत अच्छा मेरा वो पावर पॉइंट बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको तथ्य से मतलब है, ये बुक है, अच्छी बुक है, उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं टाइप करने में मुझसे गलती हुई, लेकिन ये बुक है, प्रिंट है, इसलिए बहुत लोगों की विश्वास हुई है। इसे अच्छे से देखें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो खैर देखना ही नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से देखें। तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया है नवंबर 2020 में। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया है और इस मंत्रालय का नाम अब क्या हो गया है? पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। अब जहाज रानी मंत्रालय का नाम नहीं है, अब यह जल मार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को, यह भी प्रधानमंत्री के इसलिए इंपोर्टेंट रहता है, 20 को गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स जलमार्ग सेवा के उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की थी 8 नवंबर 2020 को। उद्देश्य क्या है? मंत्रालय के नाम बदलने का उद्देश्य इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार किया जाना है। अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्था में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत में जहाज रानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बहुत से काम कर रहा है। ध्यातव्य है कि नाम से अस्पष्टता के साथ ही काम में अधिक अस्पष्टता भी आएगी, इसीलिए इसका नाम उससे रिलेटेड रखा गया है। घोषणा की गई है नाम बदलने की। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदल गया है, जो कि आपको पता है, नई शिक्षा नीति के समय ही, निशंक के समय आपको पता ही है। अगस्त 2020 में इसका नाम किसने बदला है? तो राष्ट्रपति। अगस्त 2020 में भारत के राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मंजूरी प्रदान कर दिया है। ये जो है प्रदान कर चुके हैं कौन? तो राष्ट्रपति। 2020 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसका नाम बदले हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी प्रदान कर दी। गौरतलब है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि मंत्रालय ज्यादा स्पष्टता और फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि आजादी के बाद से इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। मतलब पूर्व में भी इसका नाम वर्ष 1985 में भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा अनुशंसा के आधार पर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 के 2020 की जो नीति है के मुख्य प्रावधानों में यह नाम परिवर्तन भी प्रमुख प्रावधान था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग अब किया जाएगा। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन के क्षेत्र का टिकाऊ और केंद्रित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय से अलग मत्स्य विभाग बनाने की अधिसूचना जारी की है। पहले मत्स्य विभाग भी इसी में आता था, कृषि में ही आया करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अलग से इसका एक विभाग बनेगा। मत्स्य क्षेत्र पशुपालन और डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। पहले क्या था? अभी तक मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। अब इसे अलग से मत्स्य विभाग बनाने की अनुशंसा अधिसूचना जारी की गई है। दातव्य है कि सरकार ने वर्ष 1961 के व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन करके मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। किसमें? तो
1961 के उसी को संशोधन करके बनाया गया है। विभाग का उद्देश्य मछली पकड़ने, मत्स्य पालन का विकास एवं विकास अंतर्देशीय, समुद्री और क्षेत्रीय जल से आगे निर्धारित सीमा तक है और इसकी संबद्ध गतिविधियां का संवर्धन है और विकास है। इस संबंध गतिविधियां में अवसंरचना, विकास, विपणन, निर्यात, संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल है। मत्स्य पालन के संबंध में तमाम आंकड़े रखने के अलावा यह विभाग मछली स्टॉक आयात को विनियमित करेगा। विदित हो कि भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7%, याद रखिएगा पिछले बार 65th में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मछली कितना योगदान देता है, तो हमारे भारत में वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% योगदान देता है और मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पे हम हैं। ओके, अब आते हैं जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति नामक एक नए मंत्रालय की स्थापना की। जल शक्ति मंत्रालय जो है 2019 में इसकी स्थापना हुई। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय द्वारा बनाया गया है। नल से जल हर घर तक पाइप्ड पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक होगा। जल संबंधी सभी कार्यों का विलय इस मंत्रालय में किया जाएगा। वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालय हैं जो जल संबंधी अलग अलग कार्यों को निर्वहित करते हैं, जैसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी देश के अधिकांश नदियों के संरक्षण का काम सौंपा गया है। दातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के साथ ही नमामि गंगे परियोजना, जिसकी शुरुआत गंगा तथा इसकी उप सहायक नदियों को साफ करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, को भी इस मंत्रालय के दायरे में लाया गया है, जल शक्ति मिशन के लाया गया है। मंत्रालय 2024 तक भारत के हर घर में पाइप्ड पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करेगा 2024 तक हर घर में। यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य जल विवादों और नमामि गंगे परियोजना और सभी संबोधित करेगा, जो गंगा नदी, इसकी सहायक नदियों और उप सहायक नदियों को साफ करने की प्रमुख पहल है। अब हम लोग देखेंगे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय, मतलब इसे मैं सोचा हूँ क्या खत्म ही कर दूं कि क्या क्या चाहिए। अब दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो चुका है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विलय, दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के माध्यम से कर दिया गया है। भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, 29/8, 29/9 और 29/8 वाला, तो 28 + 8, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों का। अब 8 हो गया, संख्या 8 हो गई है, ठीक है। विलय का उद्देश्य केंद्र सरकार के अनुसार दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के विलय का उद्देश्य साफ है, सेवा दक्षता में सुधार तथा कागजी काम को कम करके दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नागरिकों को सेवाओं का बेहतर वितरण करना। केंद्र सरकार ने अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए दोनों को छोटी आबादी और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए अधिकारियों की सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का निर्णय लिया है। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्टूबर को का प्रतीकात्मक महत्व है, इसलिए इस दिन को दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया है। राज्य के विधायी पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के 153 कानूनों को 153 कानूनों के, याद रखिए कितने कानूनों को, तो राज्य के 153 कानूनों को निरस्त किया गया है और 166 कानून
यथावत रहेगा, यथावत रखा गया है। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ के जो होता है वो था, तो इसमें से क्या हुआ है 153 कानून को हटा दिया गया है और पहले से 166 कानून को इसमें से रहने दिया गया है। इसके बाद ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने का कार्य किया जाएगा जो संपूर्ण भारत में तो लागू होते ही हैं लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं, तो वहां भी वही कानून लागू होगा जो समूचे देश में होते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को अगस्त 2019 में संसद से पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख बगैर विधानसभा के की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था दी गई है। अधिनियम में जम्मू कश्मीर मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 सुनिश्चित की गई है। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात आधार एक्ट 2016, भारतीय दंड संहिता 1860 और शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 जैसे 106 केंद्रीय कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। तो ये आज का आपका परीक्षा मंथन का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग 5वें पार्ट में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग ऑफ नीति आयोग के बारे में, जो जुलाई 2020 में नीति आयोग द्वारा फरवरी 2020 जून 2020 की अवधि हेतु आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, उसे हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या है, जैसे बीजापुर, रिबोई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार, मोगा पंजाब में आकांक्षी जिले के रूप में आया है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, इस तरह से इसका रैंकिंग आया है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण को एक बार फिर रिव्यू करेंगे, सारे बातों को देखेंगे। 10 लाख से कम, 10 लाख से ज्यादा देख चुके हैं, कोई बात नहीं है, फिर एक बार केवल रिपीट करेंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो फिर क्राइम रिपोर्ट को देखा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें लगेगा उन सभी को देखा जाएगा। ओके, तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद जब मंथन 2 आएगा तो उसको भी किया जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण का भी आपका रेगुलर जा रहा है। नेशनल खत्म हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो चुका है, इंटरनेशनल भी खत्म हो चुका है। अब आर्थिकी देखेंगे हम लोग, सर्वे। तो चलिए, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से प्रोत्साहन मिलती है। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा नहीं लगा। तो चलिए अच्छे से पढ़े ले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।